हेलो एवरीवन, दिस इज जयंत। सो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी में भी हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे आज, दैट इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टर टेबल। व्हाई कैरेक्टर टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो ग्रुप थ्योरी है ना, क्योंकि हम किसी भी चीज का एप्लीकेशन पार्ट अगर पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फाउंडेशन चाहिए। तो ग्रुप थ्योरी में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछते हैं नेटगेट में, दिस इज जनरली एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ ग्रुप थ्योरी। सो ग्रुप थ्योरी की एप्लीकेशन समझने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें आना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये कह लो या जो हमें इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, वो है कैरेक्टर टेबल की। बिकॉज कैरेक्टर टेबल का यूज करके ही हमें इसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो अगर हम कैरेक्टर टेबल को जान लें तो इसकी एप्लीकेशन को आसानी से समझा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल एंड द टर्म्स इन्वॉल्व इन क्लासिफाइंग द वेरियस कॉलम्स ऑफ कैरेक्टर टेबल एंड टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशंस दैट अ कैरेक्टर टेबल फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप्स जो रिफ्लेक्ट करता है हमें उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। सो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है बेसिकली द कैरेक्टर टेबल एंड इट्स फॉर्मेशन। सो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कैरेक्टर टेबल। कैरेक्टर टेबल होता क्या है? सो कैरेक्टर टेबल अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कैरेक्टर बताता है। अब किसका कैरेक्टर बताता है? मॉलिक्यूल्स का। कैसे? मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे। अब उन्हीं सिमेट्री एलिमेंट्स की स्टडी से हमें क्या पता लगता है? मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ग्रुप होगा। अब पॉइंट ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं? बाय आइडेंटिफाइंग द वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल्स। सो उन्हीं सिमेट्री एलिमेंट्स से या उन्हीं पॉइंट ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं? एक कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करते हैं जो कि उस पूरे मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन देता है कि वो कौन सी ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल में ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, दैट शुड बी गिवन बाय द मॉलिक्यूल सिंबल। वो भी हम कैरेक्टर टेबल में देखेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं इससे? कौन कौन से ऑर्बिटल, जैसे एलएफटी में कौन कौन से ऑर्बिटल में ट्रांजिशंस होती है, वो सब हमें क्या बताता है? कैरेक्टर टेबल बताता है। और ये चीजें हमें कब पता लगेंगी? जब हम देखेंगे कि कैरेक्टर टेबल बनता कैसे है। तो उसके लिए अगर हम आज की क्लास में बेसिकली फोकस करें तो कैरेक्टर टेबल इज बेसिकली, अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन में जाएं, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन से पहले इसकी डेफिनेशन जान लें। क्योंकि कैरेक्टर टेबल क्या होता है? कैरेक्टर टेबल मतलब कैरेक्टर, किसी चीज का कैरेक्टर और उसको टेबल में डालते हैं, किसी टेबुलर फॉर्म में डालते हैं। तो कैरेक्टर किसका यहाँ पे? कैरेक्टर यहाँ पे किसी पॉइंट ग्रुप का। सो हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टर टेबल होगा। उसी कैरेक्टर टेबल को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। सो अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें कैरेक्टर टेबल की, सो अ कैरेक्टर टेबल इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ all the symmetry elements that should be present in a point group, ठीक है, which when placed in tabular form then this table is called as कैरेक्टर टेबल। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हमें तो डेफिनेशन से क्या, बेसिक हमें इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए कैरेक्टर टेबल की। तो वो कैसे आएगी? बाय सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। तो अब देखते हैं हम कैरेक्टर टेबल बनता कैसे है। तो कैरेक्टर टेबल में बेसिकली अपने पास, इसको इरेज कर देते हैं। तो कैरेक्टर टेबल में बेसिकली अपने पास 4 कॉलम्स होते हैं। अब 4 कॉलम्स में हम, जैसे अब सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल, जल ही जीवन है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने। वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होगा? C2V। कैसे? यहाँ पे एक C2 एक्सिस होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और एक अपने पास ये एक्सिस होती है, इसको हम Z एक्सिस कहते हैं, इसको Y एक्सिस और X एक्सिस, और इसको Y एक्सिस। Y एक्सिस वो होती है जो वर्टिकल होगी बोर्ड में, ऐसा इमेजिन कर लो। जो एक्सिस होगी वो अपनी तरफ होगी, दैट इज वर्टिकल टू द प्लेन। तो अगर हम देखें इसमें वाटर में, तो एक तो अपने पास C2 प्रेजेंट है, एक अपने पास सिग्मा XZ प्लेन प्रेजेंट है, जो क्या है? तीनों एटम्स को कट करेगा, दैट इज सिग्मा XZ प्रेजेंट है। और अपने पास सिग्मा YZ भी प्रेजेंट है, जो क्या करेगा?
ऑक्सीजन के ऊपर से जाएगा जो इन दोनों हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा. सो वी हैव अ सिग्मा YZ आल्सो एंड वी आल्सो हैव अ आइडेंटिटी. सो अपन को ये पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप C2 भी है, उसमें ये सिमेट्री एलिमेंट्स है. ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर टेबल अगर हम आपने देखा भी होगा बुक्स में जो कैरेक्टर टेबल देते हैं वो जनरली ऐसा होता है. इट हैज अ 4 कॉलम्स. Okay, so we have here C2V and then we have the symmetry elements like C2, sigma XZ, sigma YZ and then here we have a molecular symbols like A1. जो भी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ ना, जैसे molecular symbol, irreducible representations, कैसे हम ट्रांसलेशन, रोटेशन या वाइब्रेशंस की डायरेक्शन या उसकी टेंडेंसी, आईआर एक्टिव इनएक्टिव, रमन एक्टिव इनएक्टिव, ये कब पता लगेगा हमें, ये सब हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे. बट जो इसका बेसिक टर्म होगा ना, जैसे कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, वो तभी हमें पता लगेंगे जब हम कैरेक्टर टेबल की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे. क्योंकि इनके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, देन मोलेकुलर सिंबल कैसे बनाते हैं, मोलेकुलर सिंबल हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो सब चीज़ें का बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. उन्हीं रूल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो अगर हम बेसिक देखें C2V का, अगर हम इसका कैरेक्टर टेबल देखें, सो वी हैव A1, A2, B1, B2. सो हियर वी हैव 1 1 1 1 1 1 1. सो हियर वी हैव 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1. ठीक है, ऐसा कुछ होता है. एंड वी हैव अ Z, देन वी हैव अ RZ, देन वी हैव अ X RY, देन वी हैव अ Y RX. और यहाँ पे होता है X स्क्वायर, Y स्क्वायर, Z स्क्वायर. RZ में क्या होता है, यहाँ पे अपने पास होता है XY, देन वी हैव XZ, देन वी हैव अ YZ. कुछ ऐसा टेबल होता है अपने पास जो क्या होता है, एक C2V पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल ऐसा होता है. ये देखेंगे हम ये चीजें आती कैसे. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि थोड़ा बैकग्राउंड बन जाए, फंडामेंटल बेस बन जाए. फॉर एग्जाम्पल अपने पास जो ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम क्या बताता है अपने पास, पहला कॉलम बताता है, बस अब सुनते रहना कि पहला कॉलम अपने पास बताता है कि मोलेकुलर सिंबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. अब मोलेकुलर सिंबल क्या हो गए, ये सारे मोलेकुलर सिंबल हो गए और ये सारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गई. तो पहला क्या बताता है, पहला जो कॉलम होता है ये हमें बताता है मोलेकुलर सिंबल. मोलेकुलर सिंबल ये हम सारा ड्राइव करेंगे, ये आता कैसे है, कैसे हम मोलेकुलर सिंबल, ये 1 2 1 2 ये क्या है, ये AB क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. और जो ये सेकंड कॉलम होता है, सेकंड कॉलम हमें बताता है नंबर ऑफ क्लासेस का. अब टर्म्स आनी शुरू हो गई नंबर ऑफ क्लासेस का, या इसमें इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. एंड देन हियर ये चीजें बताता है, ये वाला कॉलम बताता है अपन को ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस को. ठीक है, तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताता है. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बेसिकली या जो 4 कॉलम होते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चीजें होती हैं. अब यहाँ पे अपने पास दो चीजें आई हैं, नंबर ऑफ क्लासेस एंड मोलेकुलर सिंबल. तो इन्हीं दोनों को हम आगे पहले इन्हीं दोनों को ड्राइव करते हैं. तो सबसे पहले अपने नंबर ऑफ क्लासेस क्या होते हैं. नंबर ऑफ क्लासेस मींस, नंबर ऑफ क्लासेस इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स. अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा है टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स. ऐसा क्यों यूज करा है, क्योंकि सपोज यहाँ पे तो अपन के पास सारा अलग अलग है, लाइक E, C2, सिग्मा XY, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ. सो अपने पास जो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी वो 4 होंगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स. सो अगर अपने पास सपोज अगर यहीं पे अगर हम एग्जांपल ले लें C3V की, तो C3V में क्या हो जाएगा अपने पास, C3V में क्या हो जाएगा, C3V में अपने पास जो सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे वो E होगा, 2 C3 होंगी, 3 सिग्मा भी होंगी. बट इसमें भी नंबर ऑफ क्लासेस क्या आएंगी, 3 ही होंगी. ऐसा क्यों, बिकॉज जो टाइप्स है ना सिमेट्री एलिमेंट्स में, क्योंकि एक ही आइडेंटिटी प्रेजेंट है, एक ही C3 प्रेजेंट है, लाइक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. सो 3 टाइप्स की सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसी वजह से क्या होगा, इसका क्लासेस क्या होगा, 3. तो ये होगा बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लासेस. नाउ हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल. तो लेट्स स्टार्ट बाय वन. हर एक कॉलम का फॉर्मेशन देखेंगे अलग से.
सो अपने पास अगर हम बेसिक देखें तो हमें सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में क्या पता है। अगर हम कैरेक्टर टेबल किसी भी मॉलिक्यूल का बनाएं, सपोज हम वाटर मॉलिक्यूल का ही कैरेक्टर टेबल दोबारा से बनाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, हमें सिर्फ उसके वाटर मॉलिक्यूल को देख के हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सिर्फ हमें उसका पॉइंट ग्रुप पता है और उसका सिमेट्री एलिमेंट्स पता है, यही इंफॉर्मेशन पता है। बट इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें पूरा कैरेक्टर टेबल ड्राइव करना है। सो कैरेक्टर टेबल में 4 कॉलम होते हैं, पहले हम 4 कॉलम बना लेते हैं। ओके, तो ये 4 कॉलम होते हैं कैरेक्टर टेबल में। तो सबसे पहले हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, सपोज हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया। अब वाटर मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप क्या होगा इसका, C2V, और इसमें एलिमेंट क्या होंगे, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ और C2। 4 सिमेट्री एलिमेंट, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C2V। ठीक है, तो हम सीधे हमें सिर्फ यही पता है कि इसका पॉइंट ग्रुप C2V है, और जो इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो है E, C2, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। सिर्फ हमें यही पता है कि यही इसमें प्रेजेंट है, तो बाकी चीजें हमें अननोन है, तो वही चीजें हमें ड्राइव करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉलिक्यूल सिंबल लिखें तो IR1 नहीं पता, IR2, IR3, IR4। ठीक है, हमें ये भी नहीं चीजें पता, A1, B1, B2, C1, D1, D2, D3, D4, C2, C3, C4, B2, B3, B4, A2, A3, A4। ठीक है, तो हमें बेसिकली पहले हम ये 2 कॉलम भी देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि मैंने यहाँ पे 4 ही क्यों इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाए हैं। इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब मॉलिक्यूल सिंबल हम 4 ही क्यों लिख रहे हैं इसका। अब यहाँ पे रूल स्टार्ट हो गए, रूल आना शुरू हो गए। अब इसमें मैंने 4 ही क्यों लिखे, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखे। तो व्हाट इज रूल नंबर 1? सो रूल नंबर 1 बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिंबल, किसी भी कैरेक्टर टेबल में मॉलिक्यूल सिंबल कितने होंगे ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ क्लासेस। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस उतने ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल सिंबल। रूल नंबर 1, सो नंबर ऑफ क्लासेस 4, मॉलिक्यूल सिंबल इज 4। फर्स्ट रूल इज क्लियर, देन वी हैव मूव टू सेकंड रूल। अब सेकंड रूल क्या है, हमें सबसे पहले ये वाला कॉलम ड्राइव करना है, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम से ही हमें फर्स्ट कॉलम की डेरिवेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम सेकंड कॉलम ड्राइव करते हैं। सेकंड कॉलम ड्राइव करने के लिए अपने पास क्या होता है, रूल नंबर 2, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी irreducible representation should be equal to order। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास यही अपन पहला IR1 ले लेते हैं। सो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 4। व्हाई 4? बिकॉज ऑर्डर इज 4। व्हाट इज ऑर्डर? सो ऑर्डर इज बेसिकली द नंबर, here we use the number of symmetry element। क्लासेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ symmetry elements, और जो ऑर्डर होता है दैट इज द नंबर ऑफ symmetry elements। इसका एक बेसिक रूल होता है, वैसे तो कैरेक्टर टेबल एग्जाम में गिवन होता है। सो यू कैन इजीली टेल दैट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। फॉर एग्जांपल हियर 1 2 3 4 symmetry element है, ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। अगर बाय चांस तुम्हें नहीं मतलब मॉलिक्यूल दे दिया और तुम्हें ऑर्डर पूछ लिया डायरेक्ट, तब भी तुम बता सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास CnH हो या CnV हो, यही होगा ना, इन दोनों केसेस में जो अपने पास ऑर्डर होगा ना दैट शुड बी इक्वल टू 2n। सिमिलरली DnH और DnV के लिए 4 है, ये होता है हमारे पास ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर C2V है तो C2V के लिए ऑर्डर कितना होगा, 2 into 2 दैट इज 4। तो ऑर्डर कितना हो गया, 4। तो यही रूल नंबर 3 कहता है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि सपोज अपने पास irreducible द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ irreducible रिप्रेजेंटेशन शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। यही पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी तो और भी बनती है -1 की, पर जो बेसिक सिंपल है, बिकॉज अपन सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन ने सारे को क्या ले लिया, 1 1 ले लिया। इसलिए A11 A21 A31 A41 तो सारे 1 1 आ गए। तो अपने पास पहला irreducible रिप्रेजेंटेशन आ गया। वो क्या होगा, यहाँ पे
1 1 1 1, ठीक है। तो रूल नंबर दूसरे ने हमें पहला इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब हमें क्या बताना है, रूल नंबर 3 पढ़ना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी क्लासेस, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ irreducible representation of any classes should be equal to order of the group। अब इसको मैथमेटिकल देखते हैं भैया, मैथमेटिकल कैसे कहता है, ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ irreducible representation of any classes। any classes का मतलब कोई भी क्लास का, क्लास ये हो गया ना, E C2 सिग्मा Z सिग्मा Y Z, ये क्लासेस हो गई, 4 क्लासेस हो गई। तो इन्हीं क्लासेस में जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उनका अगर सम का स्क्वायर कर दे, दैट शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ले लेते हैं भैया, जो अपने पास कॉलम है, यहाँ पे क्लासेस है, तो 1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है यहाँ पे 4। तो अपन ने इसको 4 के इक्वल कर दिया। 4 के इक्वल पॉसिबिलिटी क्या है, सिंपल, जो सिंपल लेते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम भी मिल गई, दैट शुड बी इक्वल टू, तुम कोई सा भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो। उसका मैं बताऊंगा कि रीजन क्या है, तुम खुद समझ जाओगे। जब हम मूल्यांकन सिंबल लिखेंगे ना, तो तुम खुद समझ जाओगे। यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेंगे, बट सेटिस्फाइंग द रूल दैट इट शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मैं आपको बताऊंगा जब हम मूल्यांकन सिंबल लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम इसमें सपोज हमने -1 लिख दिया, तो -1 आएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने पास जो आईआर की वैल्यू होगी, आईआर इज वेरी व्हाट, मूल्यांकन सिंबल, तो मूल्यांकन सिंबल भी चेंज हो जाएगा। तो अपने पास ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अलग मूल्यांकन सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से ही हम क्या लिखते हैं, मूल्यांकन सिंबल लिखते हैं। तो अपने पास ऐसा हो गया। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, उसने रूल नंबर 3 ने बोल दिया कि B1 C1 एंड D1 भी क्या है, 1 1 1, यहाँ पे है 1 1 एंड 1, ठीक है। इसको ऐसे ढंग से 1 1 एंड 1। नाउ अपन अब पढ़ते हैं रूल नंबर 4, जो क्या बताता है, ये तीनों वैल्यू देगा, B2 B3 B4 C2 C3 C4 D2 D3 D4। ये कौन देगा अपन को, फोर्थ रूल, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अब तुमसे पूछ लेगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का वैरायटी देखो, कि सपोज कोई भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे कोई भी अपन को रैंडम कैरेक्टर टेबल दे दिया जाएगा, और उसमें हमें क्या बेसिक 1 2 3 या 1 -1 ऐसा दे दिया जाएगा कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, और उसमें हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो हम कैसे बताएंगे, बाय स्टडिंग द GOT, दैट इज ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। सो चौथा जो रूल है या थ्योरम है, उसको कहते हैं हम ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। तो वो क्या कहती है, फोर्थ रूल क्या है, दैट इज GOT, दैट इज ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। तो ये क्या कहती है, ध्यान से सुनना, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सॉरी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट GOT क्या बताती है हमें, सो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम क्या बताती है हमें, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम सेज दैट the multiplication of any two irreducible representation should be equal to 0. The multiplication of any two irreducible representation is equals to 0, but there is a restriction that, अब इसका मैथमेटिकल देखते हैं क्या बोलता है। GOT क्या कहती है कि अपने पास क्या होता है, IR1 into IR2 that should be equal to 0, IR1 into IR2 that should be equal to 0, IR1 into IR2 3 that should be equal to 0, IR2 into IR3 that should be equal to 0। तो कोई भी ले लो रैंडम, हमने IR1 IR2 IR3 ले लिया और उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 1 1 है,
कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। -1 जो एंटी सिमेट्रिक है वो बेसिकली माइनस की कैलकुलेशन ही रहेगी, सीधी पॉजिटिव है। सो अपन ने सिंपली R1 को जो फर्स्ट इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसको सेकंड से करा, फिर थर्ड से करा, फोर्थ से करा, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको लो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा IR1 इंटू IR2 इज इक्वल टू 0। सो अपन ने देखा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू B2 प्लस 1 इंटू व्हाट B3 प्लस 1 इंटू व्हाट B4 दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये कब 0 होगा? 1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब हम D को क्या लें कि ये 0 हो जाए? तो कोई भी दो पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो, और कोई भी दो नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, तब भी 0 होगा। तो हमने क्या ले लिया? 1 प्लस 1 प्लस -1 -1। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 1 प्लस 1 -1 -1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो अपने पास 0 इक्वल टू 0। सो अपने पास यहाँ पे जो B2 है दैट शुड बी 1, B3 दैट शुड बी -1 एंड B4 दैट शुड बी -1। ठीक है, सो दिस इज वर्क। तो यहां से हमें क्या पता लग गया? ये 3 वैल्यूज। तो यहाँ पे जो 3 वैल्यूज है ये कैसे पता लगेगी? दैट इज 1 -1 -1। ठीक है, अब हम IR1 और IR3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0t लगाते हैं इसमें। IR1 इंटू IR3, जब IR3 का तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू C2 प्लस 1 इंटू C3 प्लस 1 इंटू C4 दैट शुड बी इक्वल टू 0। 0 आना चाहिए। तो 0 आने के लिए क्या होना चाहिए? 1 प्लस C2 -1 ले लो, प्लस 1 ले लो, प्लस -1 ले लो, दैट शुड बी इक्वल टू 0। 1 -1 प्लस 1 -1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो अपन को ऐसा लेना पड़ेगा। अब C2 हमने क्या ले लिया? -1 1 -1, कुछ भी ले लो, हम रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। C1 C2 बस रूल फॉलो होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने बोला है ये मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज रैंडमली ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? क्योंकि उसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपने मोलिकल सिंबल होगा वो वही होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि हर मोलिकल सिंबल हम जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से मोलिकल सिंबल लिखते हैं, तो जो मोलिकल सिंबल होगा ना तो वो चेंज नहीं होगा किसी भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। ये तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आएगा, अभी समझ आएगा जब हम मोलिकल सिंबल को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास 1 -1 1 -1, तो यहां से अपन को C2 C3 C4 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा? D2 D3 D4 की। तो अपन ने जो 4 से करा इसको मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू D2 प्लस 1 इंटू D3 प्लस 1 इंटू D4 दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन should be equal to 0, then it only follow a great orthogonality theorem। so इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 -1 प्लस -1 ये हो गया प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो भैया, पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ये वैल्यूज होंगी ये -1 -1, तो यहाँ से हमने ये ड्राइव कर लिया। सेकंड कॉलम हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया। हमने कैसे ड्राइव करा? अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। पहला रूल क्या पढ़ा हमने सेकंड कॉलम बनाने के लिए कैरेक्टर टेबल की सेकंड कॉलम की फॉर्मेशन सीखी अभी तक। तो सेकंड कॉलम की फॉर्मेशन में जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा दैट इज द नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जो नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है, दैट इज द टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स क्या डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ क्लासेस। और जो नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं दैट शुड बी इक्वल टू मोलिकन सिंबल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं? 4, तो मोलिकन सिंबल भी 4 होंगे। पहला रूल। दूसरा रूल क्या था अपने पास? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब ऑर्डर क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो अपने पास ऑर्डर कितना होगा? 4। तो इन सभी का सम का स्क्वायर 4 हो तो कब पॉसिबल है? जब 1 1 1 1 ले। ठीक है, सिमिलरली रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है?
द सम एंड स्क्वायर ऑफ एनी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्लासेस शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो अगर हमने इसका देख लिया, ये क्लास हो गई, तो इसका अगर देख लिया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 4। तो कैसे होगा? 1 1 1 1 1। उसके बाद हमने देखा जीओटी, फोर्थ जो हमने रूल पढ़ा है या थ्योरम कह सकते हैं, उसको कहते हैं ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, which says that the multiplication of any two irreducible representation should be equal to 0 with a restriction that no irreducible representation should be repeated। मतलब कोई भी जैसे 1 1 1 है तो यहाँ पे कहीं पे भी फिर से 1 1 1 नहीं आना चाहिए, तो वो क्या होगा? तभी वो क्या होगा? करेक्ट इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें देखना पड़ता है इसका इसका मल्टीप्लाई देखना पड़ता है, तो इसका इसका मल्टीप्लाई देखेंगे, अगर वो 0 आ गया तो करेक्ट है, नहीं तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से ही क्वेश्चन आते हैं। सो वी हैव दिस सेकंड कॉलम, तो हमने सेकंड कॉलम अभी तक ड्राइव कर लिया है। अब हम देखते हैं मोलिकन सिंबल, कि मोलिकन सिंबल हम सेकंड कॉलम से कैसे ड्राइव करते हैं। सो मोलिकन सिंबल को भी बनाने के लिए कुछ सर्टेन रूल हैं, तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ मोलिकन सिंबल्स। सो रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डायमेंशंस होती है, मॉलिक्यूल की डायमेंशन कौन बताता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में जो सिमेट्री एलिमेंट्स होती है, सो आइडेंटिटी विल टेल्स अबाउट द डायमेंशंस। अब ऐसा क्यों है? डायमेंशंस मतलब अगर 1 1 1 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोलिकन सिंबल क्या आएगा? अगर 2 2 2 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? अगर 3 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम मोलिकन सिंबल लिखते हैं। तो आइडेंटिटी बेसिकली डायमेंशंस बताता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है? 1 1 1। अगर रूल देखें तो अगर अपने पास 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन का क्या मतलब? अगर ई की वैल्यू सारी 1 है, पूरे कॉलम में 1 है, तो वी हैव ए आइदर बी। या तो हम ए सिंबल यूज करेंगे या बी सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। अगर अपने पास 2 डायमेंशनल हुआ तो हम इसमें यूज करेंगे ई। अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल हुआ तो हम इसमें यूज करेंगे डी, ठीक है। यहां तक क्लियर। उसके बाद अपने पास रूल नंबर 2 होता है, ठीक है। हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सिंबल्स देख लेंगे। पहले हम जनरल जो रूल होते हैं वो पढ़ लें। जो रूल होता है अपने पास, सेकंड रूल क्या होगा? सेकंड रूल क्या होगा? अब हमने ए बी तो डिसाइड कर लिया, ठीक है। चलो इसको कर भी लेते हैं। अपने पास ई है, ई के कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशंस क्या है? 1 1 1 1। तो अपने पास या तो ए आएगा या बी आएगा मोलिकन सिंबल, ठीक है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ए आएगा या बी आएगा? तो उसके लिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन या कोई भी रिप्रेजेंटेशन इफ representation is symmetrical with respect to principal axis, that is with respect to principal axis। अब symmetrical मतलब 1। अब हमने सिंपल देख लिया 1 होगा ना। अगर रिप्रेजेंटेशन, कोई भी रिप्रेजेंटेशन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर सिमेट्रिकल है मतलब 1 है, तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे दैट इज ए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। और अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो उसके लिए जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब अनसिमेट्रिकल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग -1, और उसके लिए जो सिंबल यूज होगा दैट शुड बी बी, ठीक है। तो हम अगर यहां पे देखें, अब इन तीनों रूल को यहां पे अप्लाई करते हैं। हमने 3 रूल पढ़े हैं, तो उनको यहां पे अप्लाई करते हैं। तो पहला क्या है? हमें डायमेंशन देखनी है। डायमेंशन क्या? 1 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 है, तो यहाँ पे अपने पास या ए आएगा या फिर बी आएगा। अब हमें ए बी कौन डिसाइड करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में IR1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, मतलब IR1 इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब IR2 देखें, IR2 क्या है? ये भी सिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी ये लिख दो भैया। ये क्या है? -1 है। -1 मतलब अनसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। कौन अनसिमेट्रिकल? इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज अनसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस।
तो इसका लिए यहाँ पे आ जाएगा बी। सिमिलरली अनसिमेट्रिकल देन वी हैव बी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये अपने पास डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये अपने पास मुलिकन सिंबल आ गए। अब हम फर्दर रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ वी हैव IR बेसिकली इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्रिकल मतलब +1 विद रिस्पेक्ट टू, if we have irreducible representation symmetrical that is +1 with respect to subsidiary axis। अब subsidiary axis क्या होती है, the axis which is other than principal axis। फॉर एग्जाम्पल अपने पास सपोज कोई एग्जाम्पल ले लिया अपने पास, उसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है C4 है, ठीक है, तो उसमें जो अगर C3 भी प्रेजेंट है तो C3 क्या एक्ट करेगी, सब्सिडियरी एक्सिस एक्ट करेगी। बट इस केस में क्या है, सिर्फ अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ही एक्सिस है C2 और कोई एक्सिस ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर सब्सिडियरी एक्सिस ना प्रेजेंट हो देन वी कैन डिसाइड 1 और 2 आइदर बाय 1 और 2, और वी कैन से दैट अगर सब्सिडियरी एक्सिस ना हो तो हम वर्टिकल प्लेन से भी इसको देख सकते हैं, वर्टिकल प्लेन का यूज करते हैं। तो बेसिकली इफ वी हैव अ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडियरी एक्सिस और वर्टिकल प्लेन विल हैव 1 सफिक्स, उसके हम सफिक्स लिखते हैं दैट शुड बी 1, दैट इज ए के बाद। तो जैसे फॉर एग्जांपल, और 2 लिखते हैं व्हेन वी हैव अ अनसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू आइदर सब्सिडियरी एक्सिस और वर्टिकल प्लेन। अब इसको अप्लाई करते हैं हम कैसे, जैसे अपन ने ये देख लिया, रूल नंबर 1 से हमने डायमेंशंस देखी, दैट इज ए या बी आएगा। अब ए क्यों आया, क्योंकि हमने क्या देखा, ए तब आएगा जब वो सिमेट्रिकल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, और बी कब आएगा जब वो अनसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मतलब 1 और -1, ठीक है, -1 मतलब अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब 1। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रूल नंबर 3 की, तो तीसरा रूल क्या डिफाइन करता है अपने पास, सफिक्स which will tells about the symmetry with respect to subsidiary axis. If it is not present, then it will be basically depending or symbolize the Mulliken symbol on the basis of vertical plane. That is उसकी symmetry और anti symmetry के basis पे हम vertical plane में जो suffix होता है वो 1 यूज करते हैं और 2 यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो subsidiary axis है नहीं, तो हमने सिग्मा एक्स जेड लिया which is a vertical plane। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो गया, 1 है तो 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। यहाँ पे -1 है तो -1 के लिए अनसिमेट्रिकल के लिए सफिक्स यूज करते हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अगर हम देखें फिर से, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे -1 है तो 2 लिख दिया। सो दिस इज व्हाट द मुलिकन सिंबल ऑफ C2B। ठीक है, तो ये हमारी मुलिकन सिंबल का फॉर्मेशन हुआ। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स से ही हमें इसकी क्लैरिटी आएगी अगर डिफरेंट और पॉइंट ग्रुप्स के एग्जांपल देखते हैं। सो एक बार अगर हम रिवाइज भी करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, रूल नंबर 1 मुलिकन सिंबल के लिए। मुलिकन सिंबल के लिए जो रूल नंबर 1 होता है, रूल नंबर 1 क्या होता है अपने पास, रूल नंबर 1 होता है दैट इज टू सी द आइडेंटिटी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइडेंटिटी। दैट इज अगर इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सारे 1 1 1 1 है तो इट विल टेल्स अबाउट द 1 डायमेंशन, एंड 1 डायमेंशन मींस आइदर ए और बी। ठीक है, आइदर ए और बी, 1 डायमेंशन है आइदर ए और बी। अब कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा वो रूल नंबर 2 डिसाइड करता है। 2 मतलब इफ इट इज सिमेट्रिकल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन ए, इफ इट इज अनसिमेट्रिकल टू प्रिंसिपल एक्सिस बी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 3 दैट इज 1 और 2 सफिक्स 1 और सफिक्स 2। सफिक्स 1 कब लगता है, जब अपने पास सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू, सिमेट्रिकल कौन, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू कौन, प्रिंसिपल एक्सिस के, सब्सिडियरी एक्सिस के या फिर वर्टिकल प्लेन के। पर इस केस में अगर मतलब कोई भी केस में अगर अपने पास सब्सिडियरी एक्सिस ना प्रेजेंट हो तो उस केस में हम वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या देखते हैं, इसकी सिमेट्री या अनसिमेट्री देखते हैं। जैसे इस केस में सब्सिडियरी एक्सिस तो है नहीं, ओनली प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या देखेंगे अपन, वर्टिकल प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्री और अनसिमेट्री देखेंगे।
तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 है तो 1 मतलब सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, क्योंकि सिमेट्रिकल में क्या यूज करते हैं हम 1 यूज करते हैं सफिक्स। अगर अपन बात करें -1 की तो -1 अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल में 2 यूज करते हैं। फिर से क्या आ गया 1 आ गया तो 1, -1 तो 2। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द मोलिकन सिंबल फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे मैंने आपको बोला था जब हम सेकंड कॉलम बना रहे थे, तो सपोज करो कि मैंने इस वाले को ए ले लिया, इसको बी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, अब क्या होगा जीओटी के कहती है क्या होना चाहिए, रिप्लेस नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिया, +1 लिया, -1 लिया, अब ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो मुझे ये भी ऐसा करना पड़ेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर मुझे जो मोलिकन सिंबल है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम रैंडमली कोई सा भी प्लस माइनस ले सकते हैं, कंडीशन इज कि जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट द मोलिकन सिंबल फॉर C2V, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं कि डिफरेंट जो कैरेक्टर टेबल है कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉइंट ग्रुप, उसके लिए हम मोलिकन सिंबल कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो आप ट्राई कीजिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोलिकन सिंबल लिखने के लिए बाय फॉलोइंग दीज रूल्स, 3 रूल्स। कुछ और भी रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल नंबर 4 अगर हम यहाँ पे बात ही कर लें, पहले इकट्ठे रूल लिखते हैं, तो रूल नंबर 1 क्या होता है अपने पास, रूल नंबर 1 क्या होता है, to see the irreducible representation of identity. If it is 1, then it is corresponding to 1 dimension and then it is showing the A या B, ठीक है। उसके बाद अगर 2 डायमेंशन, अगर अपने पास 2 कहीं प्रेजेंट है आइडेंटिटी में, then it is called as a 2 dimension और we use E. If it is 3 प्रेजेंट कहीं है, then it is 3D and we call it as D. पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है अपने पास, अब हम इसमें डिसाइड कैसे करेंगे A है या B है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, if irreducible representation is symmetrical, मतलब 1 with respect to principal axis, then we use A. If it is unsymmetrical with respect to principal axis, then we use B, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, सेकेंड रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है अपने पास, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर अपने पास वो होते हैं सफिक्स के लिए, अगर अपने पास 1 सफिक्स यूज कर रहे हैं तो 1 सफिक्स कब यूज करेंगे, व्हेन वी हैव सिमेट्री with respect to either subsidiary axis if present or vertical plane, ठीक है। और 2 कैसे, 2 सफिक्स कब यूज करते हैं, जब अपने पास क्या हो, एंटी और वी कैन से दैट अनसिमेट्रिकल हो with respect to सब्सिडियरी एक्सिस या वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब चौथा रूल देखते हैं। 4th रूल क्या है, अगर कोई भी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई भी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन सेंटर। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे, C2H में इन्वर्जन सेंटर आता है सिमेट्री एलिमेंट, तो अगर वो उसके साथ सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब कि 1 है, तो उसके जो सबस्क्रिप्ट में G लिखते हैं, दैट इज जीरेड। ये हमने पढ़ा भी होगा, अगर सिमेट्रिकल है तो उसको जीरेड लिखते हैं, सिमेट्रिकल है तो उसको अनजीरेड लिखते हैं। तो ये इन्वर्जन सेंटर से अगर कोई भी IR सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू I, दैट इज इन्वर्जन सेंटर, देन वी राइट जीरेड, दैट इज G। और अगर कोई भी IR unsymmetrical है with respect to I, then we call it as ungeared, ठीक है। रूल नंबर 5, 5वां रूल क्या कहता है, 5वां रूल ये कहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्री और एंटी सिमेट्री। अगर
कोई भी आई आर दैट इज इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, आई आर का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसका फुल फॉर्म इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो कोई सी भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच, ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल मतलब 1, ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन डैश यूज करते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल है मतलब अनसिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच 2, देन वी यूज व्हाट, डबल प्राइम, ठीक है। सो दीज आर द 5 रूल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू राइट एनी मोलेकुलर सिंबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर टेबल होता है, उस कैरेक्टर टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट मोलेकुलर सिंबल्स को लिख के देखते हैं और ये 5 रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। सो पहला एग्जांपल लेते हैं हम पॉइंट ग्रुप, लाइक अपन ने ले लिया C2H का, C2H का। तो C2H में कौन कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, E, C2I और सिग्मा H। तो इसका अगर हम कैरेक्टर टेबल देखें, क्योंकि कैरेक्टर टेबल बेसिकली गिवन होता है, तो मैं आपको कैरेक्टर टेबल दे देता हूं। तो इसका कैरेक्टर टेबल होता है C2H का, आपको सिर्फ इसका मोलेकुलर सिंबल बताना है। तो अगर हम इसका कैरेक्टर टेबल देखें तो वी हैव अ 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो हम इसका मोलेकुलर सिंबल लिखते हैं, हमें इसका मोलेकुलर सिंबल लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मोलेकुलर सिंबल में इसका आइडेंटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशंस देखेंगे। तो आइडेंटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशंस का क्या मतलब है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से डिसाइड होगा कि कौन सा सिंबल यूज होगा। अब यहाँ पे 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन मतलब या तो अपने पास कहीं ए होगा या बी यूज होगा, ठीक है, या ए यूज होगा या बी यूज होगा। तो अब हम कौन सा यूज होगा, ये कौन सा बताएगा, रूल नंबर 2 विच इज द सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ए, दैट इज ए सिंबल। इफ इट इज अनसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज अ बी सिंबल, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल मिल रहा है, तो अपन ने ए लिख दिया, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बी लिख दिया, सिमेट्रिकल ए लिख दिया, अनसिमेट्रिकल बी लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर कोई सब्सिडियरी एक्सिस है या वर्टिकल प्लेन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सिमेट्री और अनसिमेट्री देखते हैं, उसके बेसिस पे हम 1 2 लिखेंगे। पर ना ही यहाँ पे कोई सब्सिडियरी एक्सिस है और ना ही यहाँ पे कोई वर्टिकल प्लेन है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई 1 2 सफिक्स नहीं आएगा। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर दे रखा है। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कोई भी अगर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन्वर्जन सेंटर के सिमेट्रिकल है तो वी यूज जेरेड एज अ सबस्क्रिप्ट, एंड इफ इट इज अनसिमेट्रिकल देन वी यूज अनजेरेड। तो देखते हैं ये क्या है, ए क्या है, सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे ए जी आ जाएगा, बी क्या है, सिमेट्रिकल है, यहाँ पे जी आ जाएगा, -1 है तो यू आ जाएगा, -1 है तो यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर है। अब रूल नंबर 5 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि कोई भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, डैश आएगा। अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो क्या आएगा, डबल डैश आएगा। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, डबल डैश, अनसिमेट्रिकल है, डबल डैश, सिमेट्रिकल है, डैश। सो दिस इज व्हाट द मोलेकुलर सिंबल फॉर C2H। वो 5 रूल ही पढ़ने, उन्हीं 5 रूलों से हम पूरे हर एक कैरेक्टर टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग मोलेकुलर सिंबल देख सकते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका मैं आपको एंड में एक एग्जांपल दूंगा कि हम पढ़ रहे हैं मोलेकुलर सिंबल, तो इसका एडवांटेज क्या है, हमें क्या बताएगा, ये क्या इन्फॉर्मेशन दे के जाएगा। उससे पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो हम एग्जांपल करते हैं, C3b का। तो इसमें पॉइंट ग्रुप होता है E2C3 3 सिग्मा बी, ठीक है। सो हेयर वी हैव, इसका मोलेकुलर सिंबल लिखना है, दैट इज IR1 IR2 IR3, ये हमें लिखना है। इसकी कैरेक्टर टेबल गिवन है 1 2 1 -1
-1 0 -1 0 दैट इज -1 0। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टर टेबल होती है, हमें सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर सिंबल लिखना है। तो मॉलिक्यूलर सिंबल कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डायमेंशन देखेंगे, IR1 क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग IR1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, A होगा या B होगा, IR2 के कॉरेस्पॉन्डिंग A होगा या B होगा। क्यों? क्योंकि 1 डायमेंशन है, बट यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशन है, तो इसके लिए IR3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, E यूज करेंगे। ठीक है, अब A B में से कौन सा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस डिसाइड करेंगे। 1 1 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे E तो है। उसके बाद क्या है, वर्टिकल प्लेन देखेंगे। वर्टिकल प्लेन से सिमेट्रिकल होगा तो 1, अनसिमेट्रिकल होगा तो 2। सफिक्स सिमेट्रिकल है तो 1, अनसिमेट्रिकल है तो 2। ये E का E है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, A1 A2 एंड E। सो दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सिंबल फॉर C3। ठीक है, तो ऐसे हम सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर सिंबल लिखते हैं। बट अब लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर सिंबल, जो मॉलिक्यूलर सिंबल हम इतना पढ़ रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन क्या देगा। तो अब देखना, जो पढ़ा है ना उसका एडवांटेज कैसे लगता है। जो डिटेल में पढ़ते हैं ना हम, तो उसका एडवांटेज क्या होता है ये देखना। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अपने पास है ये E2G डबल डैश, ये हमें क्या बताता है। अब जिसने पूरा पिछला वीडियो देखा होगा, जो हमने 5 स्टेप फॉलो किए हैं, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि E क्या है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, जो 2 है वो क्या है, 2 की सफिक्स कब यूज करते हैं, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल हो विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 2। तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल 2 डायमेंशन में वर्क कर रहा है। उसके बाद वो है अनसिमेट्रिकल, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या होगा, अनसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, जीरेड, दैट इज कब होगा जीरेड, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन सेंटर। फोर्थ क्या होगा, डबल प्राइम, विच इज अनसिमेट्रिकल with respect to sigma h. So this is the fourth information that we got from a Mulliken symbol. तो इसीलिए Mulliken symbol की जो फॉर्मेशन है वो हमें आनी चाहिए, तभी हम उसको ऐसे कैरेक्टराइज कर पाएंगे, उससे हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बहुत ही सुना होगा जैसे T2G। अब T2G तुम्हें पता लग जाएगा अब क्या होता है। T2G में मतलब T क्या है, 3 डायमेंशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 है तो unsymmetrical with respect to principal axis। उसके बाद G क्या है, symmetrical with respect to inversion center। So this is what basically our aim, that is to study the molecular symbols and extract that what a particular molecular symbol will tell about the molecule's property, so that we can calculate it here. So in the next class we just discuss about the third and the fourth column formation, and then we move to the properties of groups, and then we see the representations, that is reducible and irreducible representations on the basis of 3n Cartesian coordinates, then we have a vector basis, and then we have a angle basis। तो उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे ग्रुप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।